Good morning, student. Today we start design or forms of organizational structure. The objectives determined by the management or administration are achieved through the means of organization. जो भी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अचीव किए जाते हैं. देयरफॉर एवरी टाइप ऑफ इंटरप्राइज नीड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंटरप्राइज के लिए ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी होता है एवरी इंटरप्राइज के लिए. थ्रू द मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एक्टिविटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ आर डिटरमाइंड एंड असाइन अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स. जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसमें हम वेरियस एक्टिविटीज़ बनाते हैं, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी डिटरमाइन करके डिफरेंट इंडिविजुअल और डिफरेंट डिपार्टमेंट को उनका वर्क असाइन करते. ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ वेरियस टाइप. ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एन इंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, साइज, स्कोप एक्सेट्रा कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच सूट इज मोस्ट. हर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके नेचर को, अपने साइज़ को देख करके वो डिसीजन लेता है कि उसको किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना है अपने इंटरप्राइजेस में. द डिफरेंट फॉर्म कैन बी एज फॉलोज. फर्स्ट है मेन फॉर्म. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं वो टू टाइप्स में हमने क्लासीफाई किए हैं, मेन फॉर्म्स और सेकंड अदर फॉर्म्स. मेन फॉर्म में फर्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड अदर फॉर्म में है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मेन फॉर्म का. फर्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फंक्शन का मतलब होता है वर्क. तो जो वर्क पर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है वो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर बेसिक फंक्शन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी वर्क के हिसाब से किया जाता है. बेसिस और ऑर्गेनिक फंक्शन are the function the performance of which the vital and essential to the survival of the organization. सबसे पहले हम अपने बेसिक और ऑर्गेनिक फंक्शंस को डिसाइड करते हैं कि हमको कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने, और उसके हिसाब से फिर हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. द फादर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज F.W. टेलर. जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के फादर है वो F.W. टेलर है. This form of organization is completely based on principle of specialization. Under it, the ability of the expert is fully utilized. ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्प्लीटली हमारा डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. जहाँ हमने F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे वहाँ पर हमने देखा था कि एक था हमारा स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क वाला हमने देखा था. उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफिकल्टीज फेस इट इज केस ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. ये हम क्यों बनाते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि जहाँ पर जो पोस्टें बनती है वो एक के नीचे एक लाइन जैसी बनती है, और यहाँ पर हम फंक्शन कर देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन. ऐसा नहीं है कि सब एक के नीचे एक आएंगे, यहाँ पर हम फंक्शन कर देते हैं. Taylor suggests this type of organization. Through this type of organization, he aimed at providing specialization in management since he was not able to find out all the qualities of good manager. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना और गुड क्वालिटी के मैनेजर को एक काम एक मैनेजर को देना जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है. He suggests for the division of responsibility among the different people who were specially qualified for their special duties. Suppose हमने यहाँ पर हम देख रहे कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ का जो मैनेजर होगा वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा.
प्लस वो अपनी टीम को इस तरीके से डिवाइड करेगा, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पैकिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इनका भी जो हेड होगा, इन सब डिपार्टमेंट के भी अलग अलग हेड होंगे, और वो सभी हेड ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे। तो इस तरीके से पूरा फंक्शनल डिवीज़न किया जाता है। Thus, instead of the employment of several general purpose foremen, he recommended the employees of the specialist to perform various function. वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऐसे एम्प्लॉय रखता है जो उस वर्क में एक्सपर्ट होते हैं। These organization is based upon the existence of functional authority in the organization. Functional authority is a limited form of line authority given to functional expert over the certain specializes. Activities under the normal supervision of managers belong to the other department. ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड होता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी, जो फंक्शनल अथॉरिटी है उनके एग्जिस्टेंस पर डिपेंड होता है। फंक्शनल अथॉरिटी इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ लाइन अथॉरिटी गिवन टू फंक्शनल एक्सपर्ट ओवर द सर्टन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। जो यहाँ पर हमारी लाइन अथॉरिटी जो हमको राइट्स देती है, उसके हिसाब से सर्टन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी अंडर द नॉर्मल सुपरविजन ऑफ मैनेजर। तो जो नॉर्मल सुपरविजन वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनमें हम स्पेशलिटी के हिसाब से उनको डिपार्टमेंट देते हैं। फंक्शनल मैनेजर कैन इशू ऑर्डर रिलेटेड टू दोज मैटर्स ओवर विच दे हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल एंड इंश्योर देयर एक्सपर्ट एडवाइस इज एक्सेप्टेड एंड गिवन इफेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शनल मैनेजमेंट होते हैं वो अपना इशू ऑर्डर रिलेटेड टू दोज मैटर, उन मैटर पर भी ऑर्डर इशू कर सकते विच ओवर विच दे हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल, जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। दे डेट देयर एक्सपर्ट एडवाइस, ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला कोई मैनेजर है, ये कोई ऑर्डर या कोई सजेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, ये कर सकता है जिससे कि इफ़ेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन बने। इनको अगर कुछ मार्केटिंग करते समय कोई फंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सजेशन है तो ये इनको भी, यानी ये आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वेरी IMP है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है। इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाती हूँ, फिर मैं आपको इसमें लाइनें बता दूंगी कि आपको कितनी लाइनें लिख करके तैयार करना है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, सबसे ऊपर जो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं वो है यहाँ पर। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी का CEO होता है, तो ये हमारे सारे टॉप में आ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल करके अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, इस तरीके से ये अपनी डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं। अब इन डिपार्टमेंट के अंदर भी वेरियस एक्टिविटी, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमको मार्केटिंग की दे करके रखिए, पैकेजिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट, इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। तो ये पूरा हमारा फंक्शनल बन जाता है। फिर यहाँ पर भी ये अपने सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉय मैनेज करते हैं हर डिपार्टमेंट में। ऐसे हर डिपार्टमेंट में होता है, और इनमें आपको बता दिया कि ये इंटरपर्सनल भी रिलेशन होते हैं इनके, ये आपस में भी बताते हैं एक दूसरे को। तो आपको इसमें शॉर्ट करके कितना लिखना है, सबसे पहले अगर आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आता है तो आपको ये चार्ट सबसे पहले बनाना है। देन आपको यहाँ से लिखना है ये पूरा पैराग्राफ। फादर बताना है आपको FW टेलर, ये वाली लाइन डालना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड
difficulties faced in case of line organization. Taylor suggests this type of organization. ये दो लाइनें डालना है, फिर यहाँ से लेना है. The organization is based upon the existence of functional authority in the organization. और ये नीचे की लाइनें डालना है थी. इस तरीके से आपका ये शॉर्ट हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया, आपका पूरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अब इसके बाद में हमारा आता है एडवांटेजेस. ये भी IMP है. Advantages of functional structure organization. It is the most logical, time-proven and natural form of an organization. कैसा है ये? मोस्ट लॉजिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट है. आपको मैंने बताया कि फंक्शनल और डिविजनल दोनों इम्पॉर्टेंट है. ये टाइम बचाता है और नेचुरल फॉर्म है. हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो हमको इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मिलता है. Natural form of an organization structure. It provides specialization which makes optimum utilization of manpower. ये एक तरीके से हमको स्पेशलाइजेशन वाली बात हो गई कि हर डिपार्टमेंट में वही व्यक्ति हेड बनेगा और वो उन्हीं व्यक्तियों को अपने यहाँ एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट रखेगा जो उस एरिया के एक्सपर्ट है, जिनको उस एरिया का नॉलेज है. इट प्रूव्स स्पेशलाइजेशन एंड विच मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. और इससे मैन पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी बनता है. थर्ड पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये क्या फैसिलिटेट करता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी हमको अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहिए. डेलीगेट का मतलब होना है कि सौंपना चाहिए, देना चाहिए. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जब हम जो CEO है वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं ही सारी एक्टिविटीज़ देखूँगा. वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहा है. इन डिपार्टमेंट के सबके अलग अलग मैनेजर है जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड राइट्स डिसीजन लेंगे. और डिसीजन लेने के लिए उनको हमको राइट्स देना पड़ेगा, तो अथॉरिटी देना पड़ेगी. तो यहाँ पर क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ऐसा नहीं है कि ये हर मैनेजर CEO के ऊपर डिपेंड रहेंगे. ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो ये ले सकते हैं. तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, यानी राइट्स को, अथॉरिटी को दिया जाता है अपने सबऑर्डिनेट्स को. इट परमिट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस. ये क्या परमिट करता है? इफेक्टिव कंट्रोल. इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल है वो इफेक्टिव हो जाता है. इट इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटी. क्या इंश्योर करता है ये? कि सारी एक्टिविटी हमारी सही तरीके से चल रही है. नेसेसरली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. हर हमारी एक्टिविटी इस तरह से काम कर रही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो. इट एलिमिनेट्स कॉस्टली डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. ये किसको हटा देता है? जो कॉस्टली डुप्लीकेशन है, यानी जो काम डबल हो जाता है उसको हटा देता है. ये एलिमिनेट यानी बाहर कर देता है. इट मोटिवेट रिसर्च वर्क बिकॉज मेन फंक्शन आर परफॉर्म बाय एक्सपर्ट. ये रिसर्च को मोटिवेट करता है क्योंकि मेन फंक्शन एक्सपर्ट, यानी जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मेन है वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, तो वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नई नई रिसर्च करेगा, नए इन्वेंशन करेगा, नई टेक्निक्स और मेथड्स को यूज़ करेगा. फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल. हमने पहले ही पढ़ लिया ये लॉजिकल है. तो आपको एनी 5 पॉइंट के एडवांटेज तैयार करना है. Disadvantages of functional organization. There may be conflict between department as the responsibility and interdependency and can't always be clearly delineated. यानी कि हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट्स है उनमें आपस में क्या हो जाए? कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. और हो सकता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरडिपेंडेंसी को लेकर के वो हमेशा ऐसा नहीं होते कि क्लियर होते हैं. वो आपस में टकरा भी सकते हैं, उनमें क्लेश भी हो सकता है.
The personal interference of the head of department is likely to occur that sometimes hamper the development. जो पर्सनल इंटरफेयर है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उन्हें हैम्पर कर सकता है. थर्ड, देयर इज़ टू मच इम्फेसिस ऑन स्पेशलाइजेशन. हमने देखा कि हम हर डिपार्टमेंट का हेड उसी व्यक्ति को बनाते हैं जो उसका एक्सपर्ट हो. तो स्पेशलाइजेशन पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया गया है. व्हेन सच एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड ओनली इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ जॉब, he can't develop a balanced attitude toward the job as a whole. जब एम्प्लॉई एक ही पार्ट में एक्सपर्ट होता है तो उस समय हो सकता है कि उसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी एक्टिविटी पर रहे. उसका जो एटीट्यूड होता है वो बैलेंसिंग नहीं होता है. वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट या अपने वर्क एरिया के बारे में सोचता है. वो पूरे एज ए होल थिंकिंग नहीं कर पाता है कि कौन सा डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा. जैसे मार्केटिंग वाला है तो वो फाइनेंस का अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो फाइनेंस की लिमिटेशन को समझ ही नहीं पाएगा. प्रोडक्शन है, इस तरीके से वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो सिर्फ एक ही एरिया का है. फोर्थ पॉइंट, इन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ईच एंड एवरी हेड थिंक ओनली ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स. ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इन इट, इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी हेड. हर हेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करना एक डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है. द फंक्शनल बेसिस इज़ मोर यूज़फुल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो फिर ये इतना यूज़फुल नहीं रह जाता है.